का आज टॉपिक है कोरिलेशन। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो आप दो चीजें आप हमेशा देखते होंगे, एक तो कोरिलेशन, दूसरा रिग्रेशन। ये दो चीजें आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती हैं। तो बेसिकली कोरिलेशन और रिग्रेशन जो है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। तो अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, लेट्स सी व्हाट इज अ कोरिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं what is a correlation. Now the word correlation is made of co meaning that is together and relation that is coexistence of two different things, relation between two things. Okay, अगर वैसे देखा जाए तो जब एक चीज की वजह से दूसरी चीज हो रही होती है, दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध हो, तो उसको कहते हैं कोरिलेशन। नाउ आपको अगर आप देखोगे तो when two sets of data are strongly linked together we say they have high correlation. जब जैसे डिमांड एंड सप्लाई कर्व, डिमांड एंड प्राइस कर्व, इकोनॉमिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो अगर जैसे जो साइंस बैकग्राउंड से उनको याद नहीं होगा, तो अगर आपने देखा होगा डिमांड एंड सप्लाई कर्व के अंदर क्या होता है, वो जीरो से अप की तरफ जाता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई बढ़ाते हैं, ठीक है। वहीं पे प्राइस और डिमांड के अंदर क्या कर्व बनता है, जैसे जैसे प्राइस हाई होती जाएगी वैसे वैसे उसकी जो वो होती है, डिमांड होती है, वो घटती जाएगी। जिसकी जितनी कम प्राइस रहती है उसकी उतनी ज्यादा डिमांड रहती है। ये बेटर तरीके से जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, वो लोग इस चीज से बेटर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सेम चीज के अंदर नाउ correlation is positive when the value increases together and correlation is negative when one value decreases as the other increases. मतलब आप इधर दो चीजें देख रहे होंगे, आप इधर एक चीज देख रहे होंगे, ये जो है ये तो क्या है, इंक्रीमेंट। क्योंकि अगर मैंने इस कर्व को बनाया तो ये वाला जो कर्व है ये इंक्रीमेंट को दर्शा रहा है, वहीं पे ये वाला जो है ये डिक्रीमेंट को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ये पॉजिटिव है, ये कोरिलेशन पॉजिटिव है और ये कोरिलेशन नेगेटिव है। अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे कॉमर्स से रिलेटेड भी लोग हैं। अगर मैं जस्ट डिमांड के अलोंग के जो कर्व्स है उनमें बात करूं तो ये वाला कर्व किसका हो सकता है, कोई बता सकता है? किस किस के बीच का ये इकोनॉमिक में कर्व बन सकता है अगर मैं डिमांड के अलोंग में बात करूं तो? प्राइस कर्व। किस किस के बीच? प्राइस, ये प्राइस के बीच में होगा, प्राइस एंड डिमांड। ये वाला या डिमांड एंड सप्लाई? सर ये सप्लाई का कर्व है, ये वाला सप्लाई का कर्व है और ये वाला आपका प्राइस एंड डिमांड का कर्व है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो दो कर्व है ना, ये चीजें बता क्या रहे हैं, अब इनको मैथमेटिकल फॉर्म में समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब अपन ने डेटा को प्लेस किया ना एक साथ, तो अपने पास एक पर्टिकुलर, एक होता है ना, दोनों के बीच में कोई रिलेशन आ गया। जैसे जैसे हमारी प्राइस जो है वो अगर प्राइस लो रहेगी तो हमारी डिमांड हाई रहेगी, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखें प्राइस जब आपकी हाई रहेगी तो आपकी डिमांड लो रहेगी। ये चीज इसके अंदर और इसके अंदर आसानी दिखती है। अब इसके अंदर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अ कोरिलेशंस। जरूरी नहीं है कि एकदम अप्रोक्सीमेटली सही तरीके से वैसे का वैसा ही एकदम एक होता है ना एग्जैक्ट कर्व आए।
कई बार क्या हो सकता है कि मोस्ट लाइकली हो सकता है, मतलब जिसके अंदर कोरिलेशन है लेकिन कुछ ऐसा नहीं है क्या एकदम होते ना स्ट्रेट लाइन नहीं क्रिएट हो गई अटैच करने पे। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है, यहाँ पे लो पॉजिटिव कोरिलेशन है, यहाँ पे नो कोरिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पैटर्न बन ही नहीं रहा है। वहीं पे अगर हम यहाँ देखें तो लो कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन एंड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसके अंदर का मतलब ये है कि अगर मैं इन सब से पास थ्रू करता हूं मेरी लाइन को, तो एक परफेक्ट लाइन या एक परफेक्ट कर्व तैयार होता है। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं कोरिलेशन को, थोड़ा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि असलियत में कोरिलेशन होता क्या है। ठीक है, नाउ हमारे पास एक आइसक्रीम सेल्स का एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें आसानी से समझ में आए कि ये कोरिलेशन चल कैसे रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, द लोकल आइसक्रीम शॉप keeps track of how much ice cream they sell versus the temperature on that day. Here are the figures of for last 12 days. 12 दिन का फिगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली आइसक्रीम की सेल है इन डॉलर्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम लोगों ने इसको जब ग्राफ में प्लॉट किया, तो जब हमने इसको ग्राफ में प्लॉट किया तो आप एक चीज देखोगे कि ग्राफ के अंदर जब ये डॉट्स को मैंने प्लॉट किया तो मेरे पास डॉट्स कुछ इस तरीके से बने। आपके अगर हम यहां से देखें तो ये डॉट्स एक स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़े जा सकते हैं, मोस्ट लाइकली है कि इनको एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ा जा सकता है। तो अगर हम लोग इनको देखें, we can easily see that warmer weather and higher sales go together. ठीक है, the relationship is good but not perfect. इसके अंदर हम लोगों ने इस चीज को देखा तो हमने देखा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारी सेल्स बढ़ रही है। इस चीज को हमने देखा तो हमें एक चीज पता चली कि हाँ भाई, जितनी गर्मी होगी ना उसके हिसाब से हमारी उतनी ही हमारी जो सेल्स है ना वो बढ़ जाएंगी। यहाँ पे वो चीज हमें दिखी इस क्वेश्चन के अंदर। जब हम लोगों ने डेटा को प्लॉट किया तो एक सिंगल कर्व ने हमें ये बता दिया कि जितनी गर्मी बढ़ेगी या जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही हमारा सेल्स बढ़ेगा। ठीक है, अब इसका मतलब जो गर्मी है वो, जो सेल्स है वो आपकी गर्मी पे डिपेंड करती है। ठीक है, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है, मतलब गर्मी का सेल्स से रिलेशन है। दिस इज नोन एज द कोरिलेशन। समझ में आया? ओके, नाउ अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे कर्व आता है। अब इस कर्व के अंदर एक कोई कांस्टेंट थिंग नहीं है। कोरिलेशन इज नॉट गुड एट कर्व्स, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से प्रोग्रेसिव हो गया लेकिन वहीं से इसने डिक्रीमेंट भी दिखाना शुरू कर दिया। तो इसके अंदर अगर हम लोग एक चीज देखें तो आप एक चीज देखोगे, द कोरिलेशन कैलकुलेशन ओनली वर्क्स प्रॉपर्ली फॉर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप्स। जो कोरिलेशन थ्योरी है वो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप के, क्योंकि अगर एक सिंगल प्लॉट बनाना पड़े इस पूरे के पूरे उसके लिए, भाई यहाँ पे एक पीक वैल्यू नाम की चीज है, अगर हम लोग एक सिंगल प्लॉट बनाना पड़े हम लोगों को इस पूरे सेक्शन के लिए, तो इसके अंदर हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक पार्ट में तो जो ये प्रोग्रेस कर रहा है वो, एक पार्ट में जहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है वो। तो एक सिंगल उसके साथ आप रिलेशन नहीं बता सकते। तो यहाँ पे है द कैलकुलेटेड कोरिलेशन वैल्यू इज 0 विच मीन्स नो कोरिलेशन, मतलब जितना बढ़ रहा है उतना ही घट रहा है। तो दोनों की जो वैल्यू, जो कोरिलेशन वैल्यू है वो 0 आई। We can see that follow a nice curve that reach a peak around 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो हमारी क्रिएट हुई वो इधर 25 डिग्री सेल्सियस पे क्रिएट हुई है। ये 25 डिग्री सेल्सियस जो है ना, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्रिएट हुई है। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे और स्टिल इनके अंदर कोई कोरिलेशन फाउंड ही नहीं हुआ, क्योंकि जब अपन वर्कआउट करेंगे तो इसमें एक तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, एक नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और ये सीधे सीधे एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं।
तो कोई तरीके से एक तरीके से दोनों के बीच में कोई रिलेशन तैयार ही नहीं हो रहा है इन अ कर्व्ड, यानी कर्व्स जहां पे आ रहे हैं उसके अंदर. नाउ द कोरिलेशन कैलकुलेशन इज नॉट स्मार्ट इनफ टू सी दिस. मतलब ये 25 डिग्री सबसे हाईएस्ट है, इसके लिए आप कोरिलेशन कैलकुलेशन करोगे तो आप बोलोगे यार इसके अंदर तो कोई एक तरीके से आपस में कोरिलेशन ही नहीं है. तो जस्ट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से अगर आप इस चीज को देख रहे हो कोरिलेशन को, तो वो स्मार्टनेस नहीं है. क्योंकि कई बार क्या है, मैथमेटिकली वो चीज प्रेजेंट नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप उसको एक जेन्युइनली जस्ट एक ग्राफ के थ्रू देख रहे हो तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कोरिलेशन इज नॉट causation. What it really means is that correlation does not prove one thing cause the other thing. ठीक है. बेसिकली अगर हम लोग बात करें, यूजुअली कोरिलेशन के अंदर लोग बाग यही बताते हैं कि भाई एक चीज थी इसकी वजह से दूसरी चीज थी. ठीक है. बल्कि ये 3 चीजों के ऊपर है ना अपने खुद की वो रखता है थ्योरी. उसमें पहला है वन थिंग माइट कॉज द अदर. पहली चीज कि एक चीज की वजह से दूसरी चीज हुई है. उसके बाद द अदर माइट कॉज द फर्स्ट टू हैपन. मतलब एक चीज की वजह से कुछ और ट्रिगर हुआ था, या फिर जो चीज अभी हुई है उसकी वजह से कोई पहला वाला इवेंट हुआ था. उसके बाद दे मे बी लिंक्ड बाय डिफरेंट थिंग्स, या फिर दोनों के ये जो चीजें हैं ये डिफरेंट थिंग्स के साथ लिंक्ड है अलग अलग. और इट कुड बी अ रैंडम चांस, या फिर रैंडमली एक दूसरे से जुड़ गए. जैसे कि अपन ने जो पहले वाला देखा था उसी के अंदर अब अपन लोग एक तरीके से सन ग्लासेस और आइसक्रीम का एक वो ले लेते हैं. अभी तक क्वेश्चन वही चल रहा है, टेम्परेचर वाला ही. आइसक्रीम की सेल बढ़ी थी क्यों? टेम्परेचर की वजह से. अपन लोगों ने एक चीज देखी कि हम लोगों ने एक आइसक्रीम शॉप खोली, और our ice cream shop finds how many sunglasses were sold by a big store for each day and compare them to their ice cream sales. अब यहाँ पे हम लोगों ने एक साइड में तो आइसक्रीम की सेल रखी और एक साइड में हम लोगों ने सनग्लासेस की सेल्स या सोल्ड, कितने सनग्लासेस सोल्ड हुए वो रखे. अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि जैसे जैसे आइसक्रीम की सेल बढ़ रही थी वैसे वैसे ही इसके अंदर भी सनग्लासेस की सेल बढ़ रही थी. तो द कोरिलेशन बिटवीन सनग्लासेस एंड आइसक्रीम सेल इज हाई. जो कोरिलेशन है सनग्लासेस एंड आइसक्रीम सेल के अंदर, तो डज दिस मीन दैट सनग्लासेस मेक पीपल वांट आइसक्रीम? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है. आपके सामने ये वाला जो वो है क्वेश्चन, इसको आप देखिए. क्या आपको लगता है कि चश्मे की जो खरीद है, जो चश्मे की खरीद है या चश्मे जितने बिके हैं उनकी वजह से आइसक्रीम की सेल बढ़ने का कोई रीजन हो सकता है? इंडिया में तो नहीं हो सकता सर, बाहर फॉरेन कंट्रीज में हो सकता है. बेसिकली एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पे आप अब देखो दोनों के उसके अंदर एक तरीके से इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है. जिस हिसाब से अगर डेटा सामने देखा जाए तो आइसक्रीम की सेल जैसे बढ़ रही है वैसे सनग्लासेस की सेल भी बढ़ रही है. तो मतलब हो सकता है एक दूसरे से कनेक्टेड हो. भाई दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बट यहाँ पे आपके पास जब तक कोई एक होता है ना क्लीन स्टेटमेंट नहीं है, दोनों के साथ क्लीन स्टेटमेंट नहीं है, जब तक आप इस एक दूसरे के इन दोनों को रिलेशन में नहीं डाल सकते. ये बिल्कुल एक रैंडम चांस है. ये रैंडम है कि भाई चश्मे भी बिक रहे हैं तो आइसक्रीम भी बिक रही है. ये एक तरीके से कोइंसिडेंस वाली चीज है, कोई रिलेशन नहीं है. इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं. पुअर पीपल का कुछ एग्जांपल है इसके अंदर. पुअर suburbs are most likely to have high pollution. अब इसके अंदर आपके पास एक स्टेटमेंट दिया गया कि भाई
जो पुराने जो बाहर के इलाके हैं, पुअर इलाके हैं, जो थोड़े उस जगह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, उधर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज, डू पुअर पीपल मेक पॉल्यूशन? पहला क्वेश्चन ये उठता है। इसका मतलब भाई स्टेटमेंट अगर जारी होने हैं तो पहली चीज ये है कि भाई गरीब लोग पॉल्यूशन फैलाते हैं। दूसरी चीज क्या है, आर पॉल्यूटेड सबर्ब द ओनली प्लेस पुअर पीपल कैन अफोर्ड? कि भाई जो सबसे गंदी जगह है जहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, जितने गरीब लोग हैं वो वहीं पे अफोर्ड कर सकते हैं, इस वजह से वो लोग जाके सबसे पॉल्यूटेड इलाके में रहते हैं। ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट है, इज इट अ कॉमन लिंक सच एज फैक्ट्रीज विद लो पेइंग जॉब्स एंड लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन? भाई जहां पे फैक्ट्रीज है वहीं पे एक तरीके से होता है, लेबर क्लास ज्यादा अवेलेबल होता है। जहाँ पे लो पेइंग जॉब्स होती है तो वो लोग उसी के आसपास रहना पसंद करते हैं, नहीं तो ट्रैवलिंग एंड ऑल बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास तीन स्टेटमेंट्स हैं। क्या तीनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं? क्या आपको यहाँ पे रिलेशन दिखता है? नाउ बेसिकली ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है। आप देखोगे कि भाई पहली जो चीज है वो सेकंड वाली चीज को काउंटर कर सकती है कि पुअर पीपल मेक पॉल्यूशन। लेकिन अगर हम देखें एक इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे जहां पे लो पेइंग जॉब्स अवेलेबल है, वो लो पेइंग जॉब्स के आसपास का एरिया पॉल्यूटेड जो है वो फैक्ट्रीज की वजह से। पुअर पीपल वहां पे रह क्यों रहे? पुअर पीपल वहां पे रह क्यों रहे? क्योंकि वो सबसे अफोर्डेबल जगह है, वहां पे कोई और ढंग का बंदा नहीं रहना चाहेगा क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। वहीं पे अगर हम लोग नेक्स्ट चीज यहाँ पे अगर देखें तो जो फर्स्ट वाला है वो काइंड ऑफ डायरेक्टली लिंक नहीं है, इनडायरेक्टली लिंक हो सकता है, क्योंकि द पीपल हु आर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज आर दोज पीपल जिनकी वजह से पोल्यूशन हैपन हो पा रहा है, या जिनके लिए ये जो फैक्ट्रीज, जो लो पेइंग जॉब्स की फैक्ट्रीज है, ये वहां पे सेटअप की गई है उन एरियाज में। सो दिस इज द रिलेशन कि हम लोग एक तरीके से ये देखते हैं कि हम कौन कौन से डेटास को आपस में इस तरीके से मॉड्यूलेट करें कि एक आउटपुट आए जो ऑप्टिममली हम लोगों को कुछ वो दे सके, मतलब जवाब दे सके जिसके हिसाब से हम लोग चीजों में सुधार ला सके। तो अब ये कोरिलेशन फाइंड आउट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का प्रोसीजर क्या होता है ये देख लेते हैं। स्टेप पहला है आपका फाइंड द मीन ऑफ एक्स एंड वाई। आपको अगर दो वैल्यूज दे रखी है तो मीन निकालना है आपको एक्स का और वाई का। ठीक है। subtract the mean of x from every x value, subtract the mean of y from every y value। और जो आपने subtract करो ना उसको आप लिख लो a और इसको लिख लो आप b। calculate ab a square b square for every value। अगर इसको वैसे देखें नॉर्मली तो इस बेसिकली जो नीचे वाला आपको दिख रहा है, ये जो नीचे वाला जो है ना, ये बेसिकली ये जो वैल्यू है ये है आपकी a, और ये वाली जो वैल्यू दिख रही है ना ये है आपकी b। x i माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, x i माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार। तो अगर आप इधर देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पे अगर बनाना चाहूं मैं, जो ऊपर मैं लिख रहा हूं उसके हिसाब से बनाना चाहूं तो आपको एक चीज दिखेगी कि a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। दिख रहा है? अगर आप देखोगे तो आपको ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला बेसिकली आपको इसी रूप में दिख रहा होगा, a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को करना क्या है, सम अप
ए बी सम ऑफ ए स्क्वायर सम ऑफ बी स्क्वायर, जो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, डिवाइड द सम ऑफ ए बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ ए स्क्वायर एंड सम ऑफ बी स्क्वायर, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया। नीचे जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, ये आपका टोटल फॉर्मूला है, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं, सिग्मा इज द सिंबल ऑफ सम अप। नेक्स्ट एक्स वैल्यू माइनस एक्स कॉल्ड अबव ए। इसके अंदर अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इज योर y वैल्यूज माइनस द मीन ऑफ द y वैल्यूज, ठीक है। ए और बी आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया गया है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो अपन लोगों ने अभी तक जो एग्जाम्पल ऊपर से देखते हुए आ रहे हैं, वो इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व किया है हम लोगों ने। कोरिलेशन फैक्टर निकाला है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो अपन ने क्या किया, टेम्परेचर निकाला, सेल्स निकाली, टेम्परेचर को एक साथ यहाँ पे वो किया, 18.7 आपका यहाँ पे टोटल आया। सेल्स को जब यहाँ पे किया तो आपके पास वैल्यू कितनी आई, $402। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें तो यहाँ पे आपकी पहली चीज तो मुझे बताओ, ये 18.7 और 402 कैसे आया, कोई बता सकता है? यहां से लेके यहां तक की वैल्यूज को जोड़ा और डिवाइडेड बाय n, दैट इज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कैलकुलेट किया हम लोगों ने मीन, मीन कितना आया 18.7, दूसरा आया 402। ए के लिए हम लोग जानते हैं ए की वैल्यू कितनी है, x माइनस x बार, जो कि मीन भी कहलाता है, जो कि मीन भी कहलाता है। अब यहां पे अगर आप एक चीज देखोगे, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए का स्क्वायर किया, बी का स्क्वायर किया, इसको पूरे को अपन ने एक साथ ए मल्टीप्लाई बाय बी जो ऊपर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर इंडिविजुअली और बी स्क्वायर इंडिविजुअली, सबको सम अप किया। और जो हम लोगों ने पिछले वाले के अंदर वो देखा था, पिछले वाले के अंदर जो हम लोगों ने वो देखा था फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने इस चीज को रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। अब दिस इज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो मैं चाहता हूं आप लोग इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को कीजिए। आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जिससे पता चल जाए कि कोरिलेशन कितना समझ में आया, क्योंकि मेरे हिसाब से ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए।